ईरान युद्ध हर रोज एक नए मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। युद्ध कब खत्म होगा किसी को पता नहीं, लेकिन जो बात सभी को पता है वो ये कि इस युद्ध से सिर्फ वही परेशान नहीं है जो इसमें शामिल है, बल्कि इस युद्ध से परेशान होने वाले उन लोगों की तादाद कई गुना ज्यादा है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। आम लोग जिस फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करके परिवार का गुजारा कर रहे थे, वो फैक्ट्री अब बंद होने लगी है। किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी करके रात को 2 जून की रोटी खाते थे, वो भी नसीब नहीं हो रही, क्योंकि जैसे तैसे मजदूरी तो मिल जा रही, लेकिन रसोई गैस नहीं मिल पाने की वजह से चूल्हा चौकी बंद है। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें से बढ़ने से जनता परेशान है, सड़कों पर उतर रही है। डर यहाँ भी है कि कहीं पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होते यहाँ भी पेट्रोल डीजल में आग न लग जाए। इस डर के बीच एक उम्मीद जगी थी शनिवार को इस्लामाबाद में होने वाली बैठक से, लेकिन 20 घंटे तक चली बैठक जब बेनतीजा खत्म हुई तो सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ऊपर से जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी का ऐलान कर डाला तो बची कुछ उम्मीदें भी खत्म हो गई। जी हां, वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिसे बंद करके पहले ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की, और अब अमेरिका इसकी नाकेबंदी करके ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दबाव कितना सफल हो पाता है ये पता नहीं, लेकिन दबाव की इस रणनीति में पूरी दुनिया पिस रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि अब यहां से आगे क्या। आवाज अड्डा में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान। पूर्व डिप्लोमेट रिटायर्ड एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं। अमेरिका से जुड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट धीरज कौल साहब। ईरान से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सैयद जमीर अब्बास जाफरी साहब। लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी, और बावर ग्रुप एशिया के एमडी अनुज गुप्ता जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर दयाल आपसे करना चाहूँगा। पिछले करीब 40 दिनों से हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थमने की बजाय, सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो नाकाबंदी का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था वो अब लागू हो गई है, नाकेबंदी वहां पे कर दी गई है। अब यहां से हालात कहां जाता हुआ आपको दिख रहा है, एम्बेसडर दयाल? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने खुद कहा, ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है। देखिए, ट्रंप साहब के आदेश पर अमेरिका की नेवी ने नाकाबंदी करनी शुरू कर दी है। हालांकि पहले सेंटकॉम ने ये कहा था कि ये नाकाबंदी सिर्फ उन जहाजों तक सीमित होगी जो ईरान के पोर्ट से आ रहे होंगे, दूसरे पोर्ट से आने वाले जहाजों पर ये नाकाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन ट्रंप साहब ने आदेश दिए हैं कि नहीं, सब जहाजों को चेक करो, और अगर ये लगे कि ईरान को इन्होंने टोल दिया है तब उनको कैप्चर कर लो। तो ये अब ऐसी सूरत हाल हो गई है कि किस दिशा में जाएगी बहुत कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या ईरान चुप बैठेगा? अगर जहाजों को रोका गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका ने पूरी तरह से रोक लगाई तो ईरान जरूर जवाबी कार्रवाई करेगा। तो इस वजह से कुछ ऐसा लगने लगा है कि ये एस्केलेशन होना अब बिल्कुल लाजिम सा हो गया है, क्योंकि कैसे इस एस्केलेशन से बचा जाएगा ये कहना मुश्किल है। देखिए, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा। इस्लामाबाद में ये टॉक्स का आपने जिक्र किया था, ये जरूर है कि उन टॉक्स पे उम्मीदें काफी लगी हुई थी, लेकिन जितनी रफ्तार से ये खत्म हुई उम्मीदें और दोनों डेलीगेशन अपनी अपनी जगह चले गए, उससे ये लगने लगा कि अब तो भाई मामला जो है वो हाथ से निकल गया है। और ऐसा ही होता लग रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब की ईगो को बहुत ठेस लगी है। ट्रंप साहब ने ये सोचा था कि अगर वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं तो जरूर ईरान जो है बात मान जाएगा, लेकिन ईरान अपनी बातों पे, अपने पोजीशन पे अड़ा रहा, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो इस वजह से अब ये लगता है कि ये युद्ध और एस्केलेट करेगा और मुश्किलात जो है दुनिया के सामने और ज्यादा बढ़ेगी।
ये युद्ध और ज़्यादा एस्केलेट करेगा और ज़्यादा आक्रामक होगा, दुनिया के लिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और उसमें से भारत भी एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि भारत भी इन क्षेत्रों से कच्चे तेल को लेके, एलपीजी को लेके, पीएनजी को लेके काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट पर निर्भर रहता है, एलएनजी को लेकर के। भारत इसके लिए कितना तैयार है, अब चूंकि लंबा चल रहा है तो तैयारी लंबी चाहिए। इस पर मैं अनुज गुप्ता साहब हैं, इनसे मैं पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मैं लेना चाहूँगा सबसे पहले। अमेरिका से जुड़े हमारे साथ कैलिफोर्निया से धीरज कौल साहब। धीरज कौल साहब, एक ये वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जब ईरान ने बंद किया था तो काफ़ी ज़्यादा ट्रंप ने आलोचना की थी ईरान की, और यहाँ तक कह डाला था कि इसको हर हाल में खुलवाएंगे। फिर बाद में कहा दुनिया जिनको तेल चाहिए वो खुद खुलवा ले, और आज स्थिति यह है कि खुद वो नाकेबंदी वहाँ पे कर रहे हैं। कैसे जायज़ ठहराएंगे इसको? देखिए, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि टॉक्स सक्सेसफुल नहीं हुई। मैं वॉल स्ट्रीट से भी कनेक्टेड हूँ बायोटेक वर्ल्ड में। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइम पिछले 3 घंटे में बहुत उथल हो रही है। मार्केट्स खुली गई, और इट्स अ वेरी सैड डे। और मेरा आई एम रियली वरिड अबाउट अब क्या होगा उन देशों का, जैसे कि आप मेंशन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट हैं और गैस पे डिपेंडेंट हैं, जो इस एरिया से आती है, जिसमें साउथ कोरिया, जापान, अभी रिसेंटली जो खबर आई है, तंजानिया के पास अफ्रीका में 2 ही हफ्ते का एनर्जी बचा है। और कहीं ना कहीं थाईलैंड, कंबोडिया, इनके अंदर भी बहुत उथल पुथल होने वाली है। और देखिए, जो मतलब जो फाइनेंस, आप तो समझते ही हैं, जो क्रूड ऑयल होता है फ्रीली ट्रेडेड होता है। जो कई स्टेटमेंट्स यहाँ से भी आई हैं कि हमारे पास अपना खुद का ऑयल है, वी विल, अगर हमने अपने ऑयल के एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, तब हमारा एक तरीके का रिलायबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट से खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब ऑयल की प्राइस यहाँ पर भी बढ़ी हुई, गैसों की आप देख रहे हैं, जो एवरेज $4 थी अब 4.5 हो गई है, और डीजल भी बढ़ के $6 के करीब पहुंचने वाला है एज ऑफ नेक्स्ट 2 डेज। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास अपना खुद का तेल है तो हमारे पे इफेक्ट नहीं होगा। ये फ्रीली ट्रेडेबल होता है, बिडिंग वॉर्स होती हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन जो आप मुझे बता रहे हैं कि टॉक्स सफल नहीं हुई, और उसके बाद रिसेंटली हमने जो डिसीजन यहाँ लिया है, 10 AM यूएस टाइम से पूरा नेवल ब्लॉकेड होगा, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 डिस्ट्रॉयर और तकरीबन 6 और कैरियर्स, जो कि एरिया को पूरा सील करेंगे। पहले कुछ कंफ्यूजन था, क्या सिर्फ ईरान से आने वाले हवाई जहाजों को सील किया जाए, पानी के जहाजों को सील किया जाएगा? उस पे क्लैरिटी आ गई है। जो अभी दिख रहा है, कोई भी कंपनी $2 बिलियन के जहाज को रिस्क पे नहीं डालेगी। एक तो माइंस का ही नहीं पता कहाँ है, दूसरा ब्लॉकेज यूएस से हो रहा है, तो सब कुछ ट्रैफिक ठप हो गया है। और इससे बहुत बड़ा नुकसान उनका भी हो रहा है, जो शिपिंग कंपनीज हैं, साथ में जो सेलर्स फंसे हुए हैं हजारों की तादाद में, बिल्कुल। जिनको कोई रे ऑफ होप दिखी थी, उन पे भी बहुत गाड़ी खिंच रही है। और अगर आप ट्रम्प की पॉपुलैरिटी की बात करें, मैं पहले रिपब्लिकन मतलब कनेक्टेड हूं, और मैं ज्यादा डिटेल में जाए बगैर ये आपको बता सकता हूं, जो स्विंग वोटर स्टेट्स थी, मैंने आपकी शो पे कुछ 1 हफ्ते पहले इस पे बात की थी, उनका काफी रुझान ट्रम्प से हिल चुका है। और मागा वोटर बैंक भी तकरीबन 20% डिक्लाइन पे है। तो कहीं ना कहीं होम फ्रंट पे जो मिड टर्म हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, वो क्लियरली दिख रहा है कि प्रेशर बिल्टअप हो रहा है, और कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है पीस में लाने की। इसके अलावा जो पोप ने स्टेटमेंट दी, जिसको कल ही ट्रम्प ने डिनाई किया, वो बैकफायर हो रही है। उन्होंने बोला था, अगर आप प्रे करते हैं और आपके हाथ इनोसेंट लोगों के खून से सने हैं, तो इस पे अल्लाह या भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा लक्ष्य जी रेजोनेट कर रही है अमेरिकन मागा कोर वोट बैंक में। और जो चौथी चीज है, हमारी खुद की इन्फ्लेशन, आप तो जानते ही हैं कि सब एनर्जी पे डिपेंडेंट है, और खासतौर पे ग्रोथ इकोनॉमीज तो है ही, तो हमारी तो खुद की एनर्जी पे डिपेंडेंसी जो है वो है। साथ में इस वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, एयरलाइंस के फ्यूल बढ़ रहे हैं। तो पब्लिक के पास थोड़ा ही अब रूम बढ़ा है। मुझे जो दिख रहा है, नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर अब फिर दोबारा आह्वान हो रहा है प्रोटेस्ट का, तकरीबन कुछ नहीं तो लाइक 1.5 करोड़ लोग के करीब हालांकि एंटिसिपेटेड एक है। चीज और तो है जो धीरज कौल साहब, जो आप मिस कर रहे हैं या फिर नहीं बता पाए, कि 4 चीजें जो आपने नुकसान बताए वो है। 5वां चीज ये है कि ग्लोबल फ्रंट पे देखें तो जो लोग अमेरिका के बहुत हितैषी थे, उनके साझेदार थे, चाहे फ्रांस हो, यूके हो, या फिर यूरोपियन यूनियन के बाकी देश हो, वो सब धीरे धीरे करके अमेरिका से अब अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं, अकेले और छोड़ रहे हैं। और एक ऐसे पॉइंट समय और में जब रशिया और चाइना बिल्कुल चढ़ा हुआ है। हाँ, सॉरी, अपनी बात पूरी करिए, धीरज एक पॉइंट और ऐड करने पाऊंगा। कल ही हमारा जो कंपनी के थ्रू, बिकॉज आई वर्क फॉर वैनगार्ड, तो वहां से जो हमें मेमोज आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जापान ने डिसीजन लिया है कि हमारे ट्रेजरी बॉन्ड्स और बिल्स को शायद डंप करेगा,
1.25% हायर, जो कि एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। एक वीक में क्लैरिटी दिखेगी। और चाइना के ऊपर क्लियरली अमेरिका बोल रहा है 50% सैंक्शन लगाएंगे अगर आप वेपनरी वापस देंगे। कहीं ना कहीं चाइना अमेरिका का टसल इसमें चल रहा है, जो अब खुल के सामने आ रहा है, और पुतिन ने भी निगोसिएशन के लिए कुछ ऑफर किया है। आई होप एंड प्रे पीस जल्दी आए। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इनोसेंट ईरानियन लोगों का हो रहा है, जिनका लड़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। नहीं, ईरान गल्फ से के भी लोगों का हमारे साथ नुकसान जुड़ हो रहे रहा हैं है। प्रोफेसर, ईरान से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर सैयद जमीर अब्बास जाफरी साहब। जाफरी साहब, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो नाकेबंदी अमेरिका ने लगाया है, उसका सीधा सा मकसद तो यही है कि हम किसी न किसी तरीके से अमेरिका ईरान पर एक आर्थिक दबाव बनाए ताकि जल्द से जल्द उनकी शर्तों को मान ले ईरान। इसकी संभावना कितनी आपको दिख रही है, चूंकि परेशानी जाहिर तौर पर आप लोगों को भी हो रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, ट्रंप दलदल में फंस गए हैं। जितना वो हाथ और पैर ज्यादा मारेंगे उतना दलदल में ज्यादा धंसते चले जाएंगे। तो पहली चीज ये देखें, बिल्कुल ये जो इनका ब्लॉकेड है वो टोटली इरैशनल है और उनके लिए ही, खुद अमेरिका के लिए खतरनाक है। मैं एक एक करके चीजों को क्लियर कर दूं। सबसे पहले ये कि अगर आप मान लें कि ये ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है, अभी दो सिनेरियो, या सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर हम मान लें कि ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है तो रिजल्ट क्या होगा? दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, दुनिया की इकोनॉमी और प्रॉब्लम करेगी, अमेरिकन इकोनॉमी और प्रॉब्लम करेगी। जैसे मैंने एक वीक पहले पढ़ा था, $12 ट्रिलियन जो है वो स्टॉक मार्केट से, ग्लोबल स्टॉक मार्केट से गायब हो गया। तो वो इकोनॉमिकली और दुनिया में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जो लोकल और डोमेस्टिक उनका असर है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं, जो अमेरिका के अंदर जो पोल्स हुए हैं वहां पर ये है कि 77% अमेरिकन इस वॉर को अग्री नहीं करते हैं। तो वो जो ये, अगर ये ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है तो वो जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है वो और ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे, और ईरान, अगर ईरान का ऑयल नहीं जाता है तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम में होंगे। तो यानी इससे क्या चीज वो हासिल करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ईरान इस पूरे जंग के दौरान फुल कैपेसिटी में ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और फुल कैपेसिटी में वो चाइना को ऑयल बेच रहा है। और मार्केट रेट जो है, पहले ईरान डिस्काउंट पे देता था क्योंकि सैंक्शंस लगे थे, अब ईरान मार्केट रेट पे दे रहा है। जो पहले $50-60 का देता था, अब $115 का दे रहा है। तो ईरान का मुनाफा जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का 45 डेज में ईरान को हुआ है, तो ईरान का तो लॉस नहीं हुआ है। तीसरी चीज कि ईरान आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने और चाइनीज ऑफिशियल मैसेज आ गया है कि भाई हमारा ईरान के साथ होर्मुज में बायलैटरल अग्रीमेंट है। अगर किसी थर्ड पार्टी ने हमारे शिप के ऊपर हमला किया तो वो जिम्मेदार होंगे। चाइना ने क्लियरली अमेरिका को थ्रेट किया है और ईरान का 90% ऑयल चाइना को जा रहा है। अगर अमेरिका डायरेक्ट चाइनीज शिप पे हमला करेगा, जी आप बोलिएगा, मुझे कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद आप बोलिएगा। तो चाइनीज शिप पर अगर हमला अगर अमेरिका करता है तो डायरेक्ट ईरान और अमेरिका का कन्फ्रंटेशन होगा, डायरेक्ट अमेरिका और चाइना का कन्फ्रंटेशन होगा। तो ये सेकंड सिनेरियो है कि जहां पर ईरान अगर ऑयल बेचेगा और ईरान के ऑयल को ये रोकना चाहेंगे तो 90% चाइना है, तो चाइना से इनका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, जो वंस अगेन अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है कि अमेरिका डायरेक्ट चाइना से भिड़ जाए। तीसरी चीज, ईरान के ऑलरेडी 170 मिलियन बैरल्स ऑयल ऑलरेडी आउटसाइड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हैं, जो ईरान कई वीक्स तक ऑलरेडी सप्लाई कर सकता है। चौथी चीज, अगर वर्स्ट का आपका नेटवर्क चला गया जाफरी साहब, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, लेकिन एक सवाल नरेश कौशिक साहब, जो ये जाफरी साहब कह रहे थे कि ईरान का चाइना के साथ करार है इसके तहत ऑयल सप्लाई करने का, तो जब ये बायलैटरल ट्रीटी होती है तो क्या यूएस सक्षम होगा या फिर यूएस के लिए ये कर पाना कि नहीं जी आपका जहाज नहीं जाएगा ईरान से तेल लेकर के, ये संभव है क्या कि यूएस इतना जोखिम मोल लेगा कि चाइना के जहाज को भी रोक देगा?
देखिए, खतरा तो है ये टकराव का। और मुझे ये लगता है कि जो ट्रंप ने ये जो निर्णय लिया है नाकेबंदी का, उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये है कि वो एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी जो काम वो लड़ाई के दौरान या बातचीत के दौरान हासिल नहीं कर पाए, वो ये चाहते हैं कि इस दबाव से ईरान पर इतना दबाव पड़े कि वो फिर से बातचीत के लिए आ जाए। और इस तरह की रिपोर्टें हैं कि बातचीत की अभी बैक डोर में कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। पाकिस्तान और जो और जो देश हैं दो तीन, वो कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका ने भी उससे इनकार नहीं किया है। तो ये एक तरह से बातचीत पर वापस लाने के लिए ईरान पर दबाव डालना है। दूसरी बात जो करना चाहता है अमेरिका, ट्रंप ने कल एक फोक्स न्यूज को एक इंटरव्यू में कहा है कि हम चाहते हैं कि अमेरिका का तेल पूरी दुनिया खरीदे, यानी चीन को खास तौर से कहा है कि चीन अमेरिका का तेल खरीदे, यानी वो उसमें अपनी सेल पिच भी कर डाल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही चीजें कामयाब नहीं होती दिखती। पहली बात तो ये है कि ईरान कोई बहुत ज्यादा ईरान को नुकसान होता मुझे इसलिए नहीं दिख रहा कि ईरान इतने साल तक इन सैंक्शंस के बावजूद ये अपनी इकोनॉमी को बनाने में और अपनी रक्षा की जो उपकरण है उनको मेंटेन करने में और खरीदने में कामयाब रहा है। तो इससे कोई ईरान को नहीं, जो नुकसान होगा वो एशियाई देशों को, चीन को नुकसान हो सकता है, भारत को नुकसान हो सकता है, और खाड़ी के दूसरे बाकी जो देश हैं उनको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो सेल पिच कर रहे हैं उसमें भी मुझे नहीं लगता ट्रंप को कोई सफलता मिलेगी, क्योंकि ट्रंप के पास में, अमेरिका के पास में इतना तेल है ही नहीं जो जो 1/5 जो जाता है, 20% जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से, उसमें बंद होने से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई अमेरिका नहीं कर सकता, बावजूद इसके कि वो अपना तेल और वेनेजुएला का तेल बाकी दुनिया को बेचना चाहता है। तो मुझे लगता है भरपाई कि ना भी कर पाए, भरपाई ना भी कर पाए तो क्या वाकई इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करके ईरान पर दबाव बनाने में अमेरिका कामयाब होगा क्या? क्योंकि दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अब्बास जाफरी साहब भी कह रहे थे कि ईरान के पास 3 महीने का तेल, ईरान का ऑफिशियल हैंडल से इस बात की जानकारी भी दी गई है, 3 महीने का तेल जो है वो बाहर रखा हुआ है, टैंकर में रखा हुआ, समुद्र में रखा हुआ, उसको आप इस नाकेबंदी से कोई असर यहाँ पे पड़ना नहीं है। अब लेकिन जो बाकी के देश, जो आप नरेश कौशिक साहब कह रहे थे कि चाइना को सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, भारत जैसे देशों पर असर पड़ सकता है, तो भारत जैसे देशों पर इतना लंबा असर पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल होगा। अनुज गुप्ता सर। जी बिल्कुल। अब देखिए, अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे बोल के कि न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन होर्मुज अब बन गया है वेपन ऑफ मास डिसरप्शन, और वो डिसरप्शन इंडिया में आ रहा है सबसे ज्यादा। ईरान पे तो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ है, इंडिया पे उससे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो हम सेक्टर आफ्टर सेक्टर देख रहे हैं ये डिसरप्शन हो रही है। और अभी जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट बोलते हैं कि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ा तो किस सेक्टर को इम्पैक्ट होगा, एक थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट अब आने लगा है जो एक के बाद एक कड़ी जुड़ रही है। उसमें सबसे चिंताजनक बात जो हो रही है, जो मैं सुन रहा हूं बार बार अलग अलग कंपनियों से, वो ये है कि एक मास माइग्रेशन फिर से चालू होने लगी है फ्रॉम वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से लेबर कुछ वापस जाने लगी है यूपी बिहार में, जहां पे अभी गुजरात में फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कुछ इंडस्ट्रीज डाउन साइज हो रही है, बंद हो रही है। कुछ केसेस में लेबर को एलपीजी नहीं मिल रही है तो खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो उससे जो बड़े बड़े सेक्टर है, 3 बड़े सेक्टर है, उसमें काफी हलचल होगी। सबसे पहले टेक्सटाइल्स जो लेबर इंटेंसिव है, जिसका फीड स्टॉक भी मिडिल ईस्ट से आता है, उसमें बाधा पड़ सकती है। दूसरा बहुत बड़ा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन, जिसमें लेबर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। मैं देख रहा हूं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वापस जा रहे हैं। और तीसरा हमारे फूड में डिसरप्शन हो सकती है, क्योंकि फूड के लिए फर्टिलाइजर की कमी होती जा रही है। उसको भारत सरकार कैसे डील करेगी, वो एक बहुत बड़ा संकट है। और आप देखेंगे अगर फर्टिलाइजर की कमी हुई तो जो लोग अर्बन एरिया से वापस रूरल एरिया में जा रहे हैं,
गांव में जाके भी उनको काम नहीं मिलेगा अगर खेती पे कुछ असर पड़ा। तो बहुत बड़ा संकट है और भारत सरकार को इसके लिए काफी प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अनुज गुप्ता जी, आप भी भारत सरकार में काफी लंबे समय तक रहे हैं और अब बाहर से भी देख रहे हैं सरकार के पॉलिसी को। आपको लगता है कि इस तरह के संकट को हम लोग, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, भी कोविड से हम लोग इसकी तुलना कर रहे हैं, क्या वाकई वैसे हालात होने जा रहे हैं? वैसे हालात हो सकते हैं, होने जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपको कोई आके बोलेगा कि ऐसा होने वाला है तो आप अपना वॉलेट को थोड़ा छुपा लीजिए, क्योंकि कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है। तो जो मेरा विचार है कि अगर अभी हम आगे देखें, कई इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे किंग ऑफ फिनलैंड यूएस जाने वाले हैं, एक ट्रम्प और शी की मीटिंग का भी प्लान है अगले महीने। तो ये थोड़ा सा एस्केलेट होगा वॉर, पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि थोड़ी सी चीजें सुधर जाए और अमेरिका निकल जाए इस वॉर से और बोले कि इजराइल इसको आगे बढ़ाएगा और थोड़ा सा शायद ठहराव आ सकता है। तो उस सिचुएशन में ऑफ कोर्स इंडिया के लिए पॉजिटिव है, लेकिन इंडिया को बहुत जरूरी है कि डाइवर्सिफाई करे अपने सोर्सेज, रशिया और बाकी जगह देखे, और जो जो सोर्सेज, डोमेस्टिक सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, उनकी तरफ देखे। और लास्टली जो मास माइग्रेशन की मैं बात कर रहा था, उसको तो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ चीजें ऐसी भी डेवलपमेंट हो रही हैं कि शायद पिछले दरवाजे से चीजों को सुधारने की कोशिश चली, जो अभी नरेश कौशिक साहब कह भी रहे थे। एम्बेसडर दयाल, मैं थोड़ा सा बेसिक सवाल पूछूं आपसे कि आपने कई बार हमारे ही शो में कहा है कि इस ईरान इजराइल वॉर में असली निशाना कहीं ना कहीं चीन भी था। तो चीन अब तक अपने आप को एक्सपोज होने से बचा रहा था कि मैंने हथियार नहीं दी जी, मैं खुलकर आलोचना नहीं करूंगा जी। लेकिन अब जब ट्रंप कह रहे हैं कि नाकेबंदी कर देंगे, और तब सबसे ज्यादा ऑयल का बायर जो है, तेल का खरीदार ईरान से चीन ही रहा है। अब चीन को जब तेल नहीं मिलेगा तो चीन के जो इकोनॉमिक रीढ़ है उस पर आप हमला कर रहे हैं। तो जानबूझकर अब चीन से आमना सामना कर रहे हैं, इस बात का मन बना लिया ट्रंप, ऐसा है क्या? देखिए, सबको पता है कि चीन ने ईरान की बहुत सहायता की और हथियार दिए और बहुत तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी दी, जो कि इस युद्ध में ईरान ने इस्तेमाल किया। ईरान और चीन के जो संबंध हैं वो बहुत घनिष्ठ। चीन जो है वो ईरान का सबसे बड़ा ऑयल परचेजर है। अब पूरी तरह से चीन ने ये कोशिश की है कि ईरान पे जो ये हमले हो रहे हैं ये बंद किए जा सके। और देखिए, बहुत से संकेत हैं कि जो इस्लामाबाद में ये टॉक्स हुई, उसके पीछे चीन का हाथ था। चीन ने पाकिस्तान को इनकरेज किया था मीडिएट करने के लिए, मीडिएट कराया था, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि ईरान का और इस तरह से नुकसान होता रहे। देखिए, कोई भी नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन चीन के बहुत ज्यादा स्टेक्स है इसमें। तो अब ये कहना कि क्या अब चीन और अमेरिका का डायरेक्ट टकराव हो जाएगा, ये जरा मुश्किल है, क्योंकि चाहे चीन जो है बहुत समझ के काम करता है, वो ये अवॉइड करना चाहेगा कि एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हो जाए, और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेगा कि ये जो अमेरिका ने ब्लॉकेड करना शुरू किया है ये उसको उतना ना इफेक्ट करे। देखिए, एक बहुत बड़ी शर्त जो ट्रंप साहब ने रखी है वो ये कि एक तो वो शिप्स जो है वो ईरानियन पोर्ट से ना आ रहे हो, और दूसरा ईरान को टोल ना दिया हो। ईरान जो कह रहा है हमको $1 मिलियन या $2 मिलियन, दोनों ये रकम सुनने में आती है, हमको कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए ये टोल दे। तो ट्रंप साहब ने कहा टोल दिया है तब आप पे हमला हो सकता है, आपको रोका जा सकता है। तो हो सकता है चीन को कुछ बैकडोर अरेंजमेंट हो कि उसने इस तरह का टोल ना दिया हो, और ये साबित कर सकता है कि ये हमारे जहाज जो है बिना टोल दिए जा रहे हैं।
तो बड़ा टोल कोई कॉम्प्लिकेटेड। जहाज, हाँ, कोई जहाज टोल दे के आया है कि नहीं आया, ये तो एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि टोल दे कोई ऐसा तो नहीं कि उस जहाज कोई ठप्पा लग जाए कि जहाँ आपने टोल दिया जाए, कोई से झंडा लग जाएगा कि आपने टोल दिया हुआ है। एक जो सबसे बड़ी शर्त है जो अमेरिका ने लगाया है वो है कि ईरान के पोर्ट की तरफ जाने वाले और ईरान के पोर्ट से आने वाले जहाज, उसको हम नहीं गुजरने देंगे। तो जब चाइना को तेल की जरूरत पड़ेगी, भारत भी पहली बार ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दिया था, तो भारत को जब तेल की जरूरत पड़ेगी तो जो ईरान अब तक भारत और चीन को तेल दे रहा था वो तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे उनके नाकेबंदी करके उनके शिप बैठे हुए अमेरिका के। इसको कैसे निपटेंगे धीरज कौल साहब? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। मैं 5 बड़े बड़े मुद्दे बता देता हूं जो अब क्लियर हैं, जिसमें चाइना ईरान को हेल्प कर रहा है और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा मिसाइल और ये सब नहीं है, इकोनॉमिकल लाइफलाइन है चाइना ईरान की। इसमें बाय करना, सेल करना, मनी मूव करना, नॉन डॉलर शिपमेंट्स टू बाईपास, उसके अलावा डिप्लोमेटिक, अपोजिंग यूएस स्ट्राइक्स, ब्लॉकेज, इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग जिसके अंदर नेविगेशन सिस्टम, बैटलफील्ड अवेयरनेस, मिसाइल, ड्रोन टेक, इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स फॉर मिसाइल। और उसके बाद अगर आप जाइए तो हरमुज को कैसे हम अपने टैंकर्स के लिए खुला रखें। एक और जो बड़ी कंसर्निंग चीज है, ईरान के ऑफिशियल उससे भी आई थी कि कहीं जगहों पे उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि माइंस किधर है। और जो हमें समझ आ रहा है, जो पहले ये इंफॉर्मेशन थी कि वो स्मार्ट माइंस हैं जो कि सेंसर्स के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े शिप्स हैं उनको मुझे लगता है डबल आश्वासन लेना पड़ेगा अब ये कि, क्योंकि $2-2 बिलियन की ये शिप्स होते हैं, कार्गो बहुत उनके ऊपर एक्सपेंसिव होता है, इंश्योरेंस बहुत बढ़ चुका है। तो प्राइवेट ओनर्स कभी रिस्क नहीं लेंगे ऐसे ऐसे एरिया में जाना। और अब अमेरिकन ब्लॉकेज जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक कंफ्लिक्ट बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है, जहां पे अभी तक चाइना ओपनली नहीं कूदा है। लेकिन अगर कंफ्लिक्ट अराइज हुआ तो मुझे लगता है अगर चाइना बीच में उतरा तो चीजें बहुत एस्केलेट होंगी, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बहुत खराब होगा और पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी इन्फ्लेशन आएगी। अमेरिकन तो आप देख ही रहे हैं इकोनॉमी, हम लोग 2 हफ्ता और शायद उसके बाद स्टैगफ्लेशन यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बाद शायद रिसेशन का खतरा है। धीरज कौल साहब, इसमें कहीं ट्रंप की ये रणनीति तो नहीं है कि हम जब वहां से जहाज नहीं गुजरने देंगे, ईरान से तेल वाले जहाज, तो अपने आप परेशान होकर के चाइना जैसे देश सीधा ईरान को कहेंगे कि भाई अब युद्ध रुक दो, अब बड़ा नुकसान हो रहा है, तुम्हें तो जो हो रहा अब हमें भी नुकसान होने लगा। तो चाइना, भारत जैसे दुनिया के बाकी देशों से दबाव ईरान पर डलवाया जाए, दबाव बढ़ाया जाए, इस वजह से ऐसा कदम अमेरिका उठा रहा है, ये तो नहीं वजह है? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत है, वो होगा नहीं, यहाँ सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो सिविलियन एरिया को टारगेट करना है, यहाँ पे बहुत बड़ा बैकलैश आ रहा है। वो जो बच्चों की तस्वीरें वहां की रिजीम ने प्लेन में रखी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को कुछ नहीं तो 2000 ट्वीट्स आ चुके हैं उसी इमेजेस के, कि लोगों के साथ। देखिए, अमेरिकन लोग बहुत भावुक लोग होते हैं, डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वैल्यू। अब जो भी नरेशन इंटरनेशनली पोर्ट्रेट हो, हमारे टैक्स पेयर के पैसे जाकर कैसे एक बच्चे का स्कूल गिराया जा सकता है? और कोई भी इस इंफॉर्मेशन को बाय नहीं करेगा कि इंटेलिजेंस नहीं थी कि वहां बच्चों का स्कूल था। तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट पूरी अमेरिकन सोसाइटी के अंदर इस टाइम घूम रहा है। और जो हॉस्पिटल और नर्सेज, आपको कहीं रिपोर्ट्स भी आई होंगी, जो टारगेट हुए हैं इजराइल के द्वारा, उसके ऊपर भी बहुत बैकलैश है। हम लोग एक डेविल के जैसा दिखना नहीं चाहते दुनिया में। तो कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि सबसे सॉफ्ट एरिया जो उन्होंने पिक किया है, इकोनॉमिकल ब्लॉकेज, जो कि ईरान से आती हुई एनर्जी को चोक करें। और ईरान के अंदर जो मिलियंस ऑफ डॉलर हर दिन आ रहे हैं, जो अभी आपके प्रवक्ता ने बताया, वो सही बताया कि प्राइस भी इस टाइम डबल मिल रही है। चाइना तो आप विश्वास करिए $10 प्रति बैरल डिस्काउंट में ले रहा था ईरान से, 15% डिस्काउंट, जब $60 का बैरल था। तो चाइना के ऊपर भी इससे मार पड़ेगी, क्योंकि चाइना की भी कीमत ऊपर जा रही है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये सोचा है कि क्या हम वायलेंस के अलावा कोई और तरीका ढूंढे जिससे ईरान खुद ही घुटनों पे आ जाए। तो वो उनको ये ऑक्सीजन की रग दिख रही है। लेकिन चाइना ने बैकडोर से क्रिप्टो को इस्तेमाल करते हुए, रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है, फंडिंग कर रहा है। रशिया के पास पैसे नहीं है, चाइना के पास है। तो ये बहुत ही बैक एंड फोर्थ टसल चल रहा है। और इसमें जो सेन माइंड्स हैं, जो कि पीस लाना चाहें, उनकी मुझे इस टाइम लीडरशिप की बहुत वैक्यूम कमी दिख रही है। कोई इंटरनेशनल लीडर्स इस टाइम ऐसे है नहीं। पाकिस्तान तो डेफिनेटली था ही नहीं, उसके पास पोजीशन ऑफ पावर है नहीं। पाकिस्तान तो पता नहीं आप लोगों ने पाकिस्तान को बुलाया क्यों, पाकिस्तान को यूएस ने मीडिएट करने के लिए रखा क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। सैयद जमीर अब्बास जाफरी साहब, ये अमेरिका की ये रणनीति की
आर्थिक मोर्चे पर प्रहार करो ताकि ईरान घुटने पर आ जाए। ये कितना काम करेगा? क्योंकि ईरान में तो इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के बाकी चीज़ों पे हमला करके पिछले 40 दिन में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया गया है। ईरान की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हो चुका है। अब बहुत लंबे समय तो ईरान लड़ने की हालत में है नहीं। तो ये जो आर्थिक हमला किया गया है ट्रंप की तरफ से नाकेबंदी करके, इसके सामने कितना दिन तक ईरान टिक पाएगा? एक्चुअली सवाल को उल्टा कर दें। सवाल ये नहीं है कि ईरान कितना दिन टिक पाएगा, सवाल ये है कि अमेरिका कितना दिन टिक पाएगा। हम लोग जो है अमेरिकन जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है उसको ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है इस वॉर के अंदर। मैं आपको कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें ये छपा है कि 13 मिलिट्री बेसेस अमेरिका के अनइनहैबिटेबल हो गए हैं एंड 30,000 सोल्जर्स उनके दे आर वर्किंग रिमोटली, घर से काम कर रहे हैं, होटल्स में सो रहे हैं, बेसमेंट्स में छुपे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, वो उन लोगों ने लाया था अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड। अब्राहम लिंकन जो है वो 40 दिन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि 101 मिसाइल उस पर गिरी थी, हमने उसको रोक दिया। 1000 किलोमीटर ईरान से दूर है वो, यानी 40 दिन में वो ईरान के कोस्ट के नजदीक भी नहीं आ पाया। तीसरा, जो अमेरिका के लॉसेस हुए हैं खाली मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, वो कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन है। अमेरिकन सोर्सेस कह रहे हैं। उनके आर्मी, उनकी नेवी कह रहे थे बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आएंगे, खार्ग आइलैंड में जाएंगे। कभी कह रहे होर्मुज खुला देंगे, कभी कह रहे थे नहीं खुलाएंगे, कभी कहते कोई और खोले। लास्ट में उन लोग हार मान के कह रहे हैं भाई ठीक है, होर्मुज हम नहीं खुला सकते, आगे जाके हम लोग नाकाबंदी करेंगे। तो ये जो अमेरिकन मिलिट्री सुप्रीमेसी का एक जो हॉलीवुड स्टाइल सुप्रीमेसी का हमने एक वो बनाया था जहन के अंदर, एक तस्वुर, वो ईरान ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए वो आए थे डोनाल्ड ट्रंप बात करने के लिए। तो पहली चीज तो ये है। अब मैं दूसरी चीज कहूंगा कि ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान पूरे वेस्ट एशिया से अमेरिकन डोमिनेशन को खत्म करना चाहता है। और ईरान इसके अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक ये कि तमाम अरब देशों को ये मैसेज चला गया कि अमेरिका खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, वो हमें क्या खाक डिफेंड करेगा। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आ गया है कि वी नीड टू वर्क आउट फॉर अ न्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन द मिडिल ईस्ट। जो आपके नेटवर्क में जाफरी साहब बार बार लगता है समस्या आ रही है। ओमान ऑलरेडी ईरान के साथ था और सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने कल बात की है ईरान के। नेटवर्क में कुछ इशू है। नरेश कौशिक साहब, वही सवाल लेके मैं आपके पास आना चाह रहा था कि ये क्या अमेरिका इतना दबाव बनाने की रणनीति पे आ जाए क्या कि चाइना परेशान होकर बोलेगा, ईरान पर दबाव बनाया कि अब आप युद्ध रोक दीजिए, या फिर दुनिया के बाकी देश जो कच्चे तेल वहां से उस रास्ते से लेते हैं, एलपीजी उस रास्ते से लेते हैं, वो सब इकट्ठ परेशान हो जाएंगे इस हद तक कि ईरान पर कहें कि अब आप युद्ध रोक दीजिए और अमेरिका की बात मान लीजिए और ईरान बात मान लेगा? देखिए, ये बात तो हमें माननी होगी कि चाहे ईरान के हमारे प्रोफेसर साहब कुछ भी कहें, ईरान भी बहुत दबाव में है। ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। उसका सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर करीब करीब इन हमलों से खत्म हो गया है। उन्होंने अपने को एंड्योर किया है, रेजिलेंस है उनमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान इस लड़ाई को बहुत लंबे समय तक अपने दम पर रख सकता है। ये बात सही है कि ईरान अपने दम पर जो है आर्थिक जाफरी साहब, धीरज कौल साहब आपके पास आता हूं का जवाब मैं एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं असल में क्या है, देखिए, चीन के साथ अमेरिका सीधा कोई जो है मिलिट्री वाला टकराव नहीं करना चाहेगा, लेकिन चीन के पास में जो लिवरेज है वो आर्थिक है। अगर अमेरिका के किसी जहाज ने किसी हथियार ने किसी चीन के अगर किसी पोत को नुकसान पहुंचाया, तो वो उसका जवाब मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री से देगा, वो आर्थिक रूप से देगा, क्योंकि चीन जो है तो कोई अमेरिका के साथ कोई ऐसा टकराव नहीं चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास जो अगर लिवरेज है किसी के पास, तो चीन के पास है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को अभी अगले ही महीने चीन जाना है, तो वो अपनी इस जो है
इस लड़ाई को बहुत दिन तक वो नहीं रखना चाहेंगे। तो ये दबाव मुझे ऐसा लगता है टेम्परेरी है। वो अगले महीने के मध्य में जब वो चीन जाएंगे, क्योंकि वो जाना चाहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनको चीन के साथ में तय करने हैं, तो इसलिए ये इसको पहले से ही करना चाहेंगे। तीसरी बात मैं एक और जोड़ना चाहूंगा कि रूस को भी अमेरिका ने मोहलत दी थी 1 महीने के लिए, वो मोहलत अब खत्म हो गई है। तो ये आर्थिक संकट जो है, जो तेल का संकट है, अभी बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी ये घटने वाला है। और यही कोशिश मेरे ख्याल में ट्रंप की है कि वो दबाव दुनिया पर डालें ताकि बाकी दुनिया के देश भी ईरान पर दबाव डालें। जी जाफरी साहब वापस आ गए नेटवर्क पे। जाफरी साहब आप बोले, फिर मैं धीरज कौल साहब आपके पास आता हूं। मैं जाफरी साहब जी देखिए, ये जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कई वीडियोस डाले हैं तेहरान से। मैंने तकरीबन तेहरान में फ्राइडे को तकरीबन 80 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव किया है विद इन तेहरान। और मैंने ये देखा कि ये जो प्रेजेंट किया जा रहा है कि ईरान टोटली तबाह हो गया और ईरान के अंदर तबाही इतनी हो गई और ईरान गाजा बन गया है, ये बहुत फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि 1,10,000 हाउसेस डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 17,000 हाउसेस रीबिल्ड करके ईरान ने दे दिया है। और जो लोग जिनके बचे हुए घर डिस्ट्रॉय हुए, सिविलियन का हाउसेस जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, वहां पर ईरान ने कहा है कि इतने आपको एडवांस दिया जाएगा, इतना रेंट दिया जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन के ईरान इस वक्त बहुत आर्थिक हालत में है, बहुत प्रॉब्लम में है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान को पता है ईरान का वॉर ईरान तब जीतेगा जब वॉर ऑफ अट्रिशन होगा, वॉर लॉन्ग टर्म चलेगा। ईरान के पास ईरान ऑयल बेच रहा है, बेटर रेट्स पे बेच रहा है, ईरान को बेटर मुनाफे मिल रहे हैं। ईरान के ऊपर ये नहीं कह रहे कि हमले नहीं हुए, लेकिन ईरान की जनता लाखों की तादाद में रोज रास्ते पे खड़ी है और वो कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये जहन में तस्वुर के ईरान डिस्ट्रॉय हो गया है, ये मुझे लगता है बहुत ही दूर है। सीएनएन का एक वीडियो रिपोर्ट है कि सीएनएन के रिपोर्टर ने पूरे ईरान में ट्रैवल करके रिपोर्ट बनाई और कहा कि जहां की शॉप्स खुली हुई हैं, बाजार में रेट खुले हुए हैं, ऑफिसेस खुली हुई हैं। हालांकि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज कही अब्बास जाफरी साहब कि वहां पे उस तरह का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, नुकसान नहीं हो जितना कि समझा जा रहा है। दूसरा कि वहां की जनता, हाँ अपनी बात पूरी करी फिर। हाँ 10 सेकेंड। ईरान में 2 मई को इलेक्शन अनाउंस है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और यहाँ की ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज 3 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर रही है डेली। तो ईरान में लाइफ जो है वो नॉर्मल है। ईरान में वो जो तस्वुर पेश करना चाह रहा है कि सब कुछ तबाह हो गया, ऐसा नहीं है। ईरान रेजिलियंट है, लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे खड़े हैं। उन लोग चाह रहे हैं ये जंग निर्णायक हो, ऐसी जगह जंग रुके कि अगली बार जंग ना हो। और ईरान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस वक्त, डोमिनेंस ईरान का है, वो डोमिनेंस ईरान अपने हाथ से जाने ना दे। ये पब्लिक का मूड है, बिल्कुल क्लियर ये मूड ईरान की पब्लिक का इस वक्त। धीरज कौल साहब, ईरान के पब्लिक का मूड है कि वो बिल्कुल युद्ध खत्म हो तो स्थायी तौर पे हो, सरकार के साथ है, सरकार की नीतियों के साथ है। आपने जैसा कि पहले सवाल के जवाब में कहा था, यूएस में मूड अलग बदलता जा रहा है, वहां पे ट्रंप के विरोध में मूड बदलता जा रहा है, ट्रंप की विफलताओं को लोग अब महसूस करने लगे हैं। जी हाँ, ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी एक्यूरेट है, लेकिन ईरान से फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। इंटरनेशनल मीडिया वहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ मीडिया आजाद है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे जो आर्मी और नेवी डिस्ट्रक्शन हुआ है, मीडिया को गाली बहुत पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है, और मीडिया फिर वापस भी अटैक करती है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये डेमोक्रेसी की यही ब्यूटी है कि हम अपने जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है उनसे सवाल पूछें कि हम इस स्थिति में क्यों हैं, और रिगार्डलेस ऑफ कौन सी पार्टी से आप आते हैं। ईरान में मुझे ऑल्दो अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएंगे तो 100 से 200 इलेक्टेड रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, लेकिन उसकी वाइब्रेंसी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है ये तो आपको दिख ही रहा है। साथ में जो इन्फॉर्मेशन वहां से आती है वो बहुत फिल्टर्ड होती है, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेजेंस नहीं है, सो वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन मैं आपका जो ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं वो ये है, अगर ये कंफ्लिक्ट नहीं रुका तो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कई इकोनॉमीज पे गिरेगा, और इट विल बी एक्सट्रीमली सैड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, जिसकी ग्रोथ रेट भी गिरेगी और साउथ ईस्ट एशिया में भी गिरेगा। अभी जो रॉयटर्स की आप रिपोर्ट देखें, 1 से 1.5 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, आप उठाकर देखिएगा, उनका ये कहना है कि 2.7
मिलियन लोग अपनी जगहों से मूव हुए हैं आफ्टर द वॉर इन ईरान। तो ये बोल देना कि कोई डिस्ट्रक्शन ही नहीं हुई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वी हैव टू चेक द फैक्ट्स। लेकिन अगेन आई एम प्रो दिस वॉर बीइंग स्टॉप्ड, क्योंकि फाइनेंस से आते हो और हेल्थ केयर का भी मुझे बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिख रहा है। देखिए कोविड में आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व इन कोविड रिसर्च, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, और भारत के मीडिया पे भी हमने बहुत कोविड के साथ काम किया अवेयरनेस पे। लेकिन मुझे लग रहा है जिस दिशा में ये चीजें जा रही हैं, कहीं ये कोविड के जितना बड़ा आपदिक संकट मैन मेड, वो तो चाइना स्लैश बायोलॉजिकल मेड जो भी आप समझ लीजिए वो था, लेकिन ये मैन मेड होगा। और सबसे बड़ी स्टुपिडिटी होगी, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या आंसर देंगे, कितने लोगों की जान इससे खतरे में पड़ सकती है। डेवलपिंग नेशंस में दवाइयों की किल्लत, अभी आपके उन्होंने बताया टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, फार्मा, जिसका मैं कंसल्टेंट हूं, फार्मा के प्रोडक्ट्स आते हैं सर, ये पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुई नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो माय हार्ट गोज टू द डेवलपिंग कंट्रीज जो इसको बेयर नहीं कर पाएंगी। और मुझे लगता है ग्लोबल लीडर्स को आना चाहिए, ग्लोबल लीडर्स को आना चाहिए। अब सवाल यह है कि ग्लोबल लीडर्स कौन आए। और दूसरी यूएन तो पता नहीं, यूएन को तो मैं बिल्कुल ये डिफंक्ट मान के चल रहा हूँ, वो किसी काम का नहीं रहा। ग्लोबल लीडर में कोई आए, गंभीर आए, जिस पर दुनिया को भरोसा हो, जो इस चीज को समझे और आगे चल के बातों को बढ़ाए। ग्लोबल लीडर कौन हो सकता है, एम्बेसडर दयाल आपसे पूछूंगा। और अगर ये वॉर लंबा चला तो भारत की रणनीति यहाँ से कितनी आपको सटीक दिख रही है, हम कितने तैयार दिख रहे हैं, ये अनुज गुप्ता सर आपसे पूछूंगा। छोटे से ब्रेक बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें कि ईरान वॉर अब यहां से कहां जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी जिसका ऐलान किया था, उस नाकेबंदी को लागू कर दी है। अब यहां से ईरान के पोर्ट से जाने वाला कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा, ना तो ईरान पोर्ट जाने वाला कोई जहाज गुजरेगा। यानी ईरान से जो देश तेल खरीद रहे थे वो फिलहाल अब नहीं खरीद पाएंगे, उनके पास तेल नहीं आएगा। उसमें भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है। अब इसके लिए कितना असर पड़ेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर सबसे पहले अनुज गुप्ता जी आप ही के पास आता हूँ, फिर मैं चलूँगा एम्बेसडर दयाल आपके पास। अनुज गुप्ता जी, भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? डेली आप देख रहे हैं कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार फैक्ट बता दे रही है, लेकिन जाहिर तौर पे ऐसे जब मामले होते हैं, हालात जब बिगड़ते हैं, तो सरकार फैक्ट उतना ही बताती है जिससे लोगों के बीच में पैनिक ना हो, और उतना ही फैक्ट बता भी रही है। लेकिन हर कोई वाकिफ है कि स्थिति बहुत अच्छी है नहीं। अब यहां से अगर वॉर लंबा खिंचता दिख रहा है तो आपको क्या लगता है, हम लोग कितने तैयार हैं? देखिए, 3 बजे सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जैसे आपका शो शुरू होता है, ट्रंप साहब उस पर ट्वीट चालू कर देते हैं। तो ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। आई थिंक जाफरी साहब का कनेक्शन भी पुअर चल रहा है, मे बी ट्रंप साहब जाग के उसमें भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन भारत पे तो काफी इसका इम्पैक्ट है। बल्कि मैं सुन रहा था सब लोग जो बोल रहे थे कि चाइना का भी काफी रोल होगा। मैं भारत पे आने से पहले 1 मिनट चाइना के बारे में बोलना चाहता हूँ। 2 चीजें चाइना में हुई है जो शायद कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया है। एक, शंघाई के पास ताइवान से बड़े एरिया में, ताइवान के 2 गुना एरिया में, शंघाई में चाइना ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया है, विच इंडिकेट्स कि चाइना काफी एक बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। वो बड़ी चीज क्या है? हम कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईरान में कुछ कर सकता है, बट मेरे ख्याल से चाइना ताइवान की तरफ देख रहा है। और ताइवान के लिए उन्होंने एक फॉर एग्जांपल अपनी फिशिंग फ्लीट्स को भी कोऑर्डिनेट करके ताइवान के काफी पास में लाए हैं। तो अभी ऑलरेडी यूक्रेन यूरोप में चल रहा है एक थिएटर ऑफ वॉर, वेनेजुएला क्यूबा में एक थिएटर ऑफ वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट में एक थिएटर ऑफ वॉर चल रहा है। अब अगर एशिया में भी कुछ चालू हुआ तो जैसा बता रहे थे इससे पहले कि स्टैगफ्लेशन हो जाएगा दुनिया में, तो आगे जो हो सकता है वो काफी ज्यादा डरावना है। लेकिन अगर भारत को देखना है कि हमें आगे किस तरह से प्रिपेयर होना है, तो कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है मार्केट्स में। जैसे अभी दुनिया में एक चीज काफी चलती है, उसको बोलते हैं प्रेडिक्शन मार्केट्स, जिसमें लोग एक तरह से सट्टा लगाते हैं, बोली लगाते हैं कि क्या होगा। अगर आप प्रेडिक्शन मार्केट्स का डेटा देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि 40% चांस है कि ईरानियन क्राइसिस मई तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये दूसरा पहलू भी है जो भारत को भी ध्यान में रखना होगा जब वो अपने लिए प्रिपेयर करेंगे जो भी काम करना है उसके लिए।
तो जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी भारत के लिए ओवर द मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, कि एक इकोनॉमिक प्लेबुक बनानी होगी भारत को, कि जब कच्चे तेल का प्राइस एक लेवल से ऊपर जाता है तो क्या क्या चीजें होगी, 1 2 3 4, जब वो $100 से ऊपर जाता है तो 3 4 5 6 क्या चीजें होगी, वो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, चालू हो जानी चाहिए। और भारत सरकार ने पिछले 10 साल में काफी काम किया है इस क्षेत्र में, जिससे हम आज इस हालत में तो खड़े हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं, जैसे चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम हो, चाहे वो इथेनॉल का काम एनर्जी हो, का काम है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व का काम हो। तो आई थिंक ये काफी चीजें हुई है जो हमें हेल्प कर रही है, और ऐसी चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है ओवर द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, आप ये सारी चीज़ें आपने बताई, बहुत अच्छा आपने तरीका ही बताया कैसे हम लोग बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ें तो कोई पैनिक भी नहीं होगा, और हर संस्था, हर डिपार्टमेंट, पब्लिक भी यहाँ तक कि अपने आप को प्रिपेयर करे कैसे हमें आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में है नहीं। एम्बेसडर दयाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल धीरज कौल साहब ने पूछा कि और सजेस्ट किया कि एक किसी बड़ी शख्सियत को अब आगे आना होगा, क्योंकि जिस मोड़ पे जा रहा है, जिसका इशारा अभी अनुज गुप्ता जी कर रहे थे कि कहीं ताइवान पे चाइना की नज़र ना हो जाए, तो पूरी दुनिया में कोई नए लेवल का वॉर आ जाए, इससे पहले किसी को आगे बढ़ के चीज़ों को संभालनी होगी। कितना फिजिबल आपको दिख रहा है, कोई चाहेगा कि इसमें दलदल में कूदा जाए और चीज़ों को संभाला जाए? देखिए, इन चीजों को संभालना बहुत जरूरी है, और भारत एक ऐसा देश है जिसको इस युद्ध के एस्केलेशन से बहुत नुकसान पहुंचेगा। एक तो जैसे तेल की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, फार्मास्यूटिकल पे हमारा इफेक्ट होगा, फर्टिलाइजर पे। इसके अलावा देखिए, हमारी इतनी बड़ी इंडियन पॉपुलेशन है गल्फ कंट्रीज में, 10 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारतीय नागरिक हैं जिनको प्रोटेक्ट करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जैसे ये युद्ध एस्केलेट करेगा, उनकी परेशानियां बहुत बढ़ती जाएंगी, और ज्यादा बढ़ते जाएंगी। मैंने बार बार ये कहा है, देखिए 2 आर्टिकल्स लिखे स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे, एक 14 मार्च को और एक 20 मार्च को, जिसमें मैंने अर्ज किया कि भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इस युद्ध में मीडिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे अकेले चाहे दूसरे कुछ बड़े ग्लोबल लीडर्स के साथ मिलके एक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम पे इस युद्ध का असर बहुत ज्यादा बुरा होता जा रहा है। और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो रिश्ते हैं, पर्सनल रिलेशंस, जो नेतन्याहू के साथ हैं अच्छे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अच्छे हैं, और इसके अलावा ईरानियन लीडरशिप के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। ईरान और भारत एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। तो हम इस पोजीशन में हैं, मैंने ये बार बार कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए। भाई देखिए, सब लोग, आज मैं एक शो में था आपके एक सिस्टर चैनल पे, और मैंने यही बात कही, तो मेरे ऊपर लोग लपके, उन्होंने कहा कि अरे कहीं इसमें कुछ मिलना क्या है, हमारे सिर्फ नाक कटे। नहीं, हमें कोशिश करना तो हमारा फर्ज है। अब नतीजा ठीक निकले या ना निकले वो तो बात अलग है, लेकिन जैसा महाभारत में कहा गया है कि कोशिश करना हमारा फर्ज है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। दरअसल मैं नरेश कौशिक साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ इशारा कर रहे हैं बोलने के लिए। कौल साहब संक्षिप्त में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं नरेश कौशिक साहब के पास जाऊंगा। देखिए, जो दयाल जी ने बात की, मैं उसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं, और अभी से नहीं, वॉर के शुरू होने से पहले, क्योंकि इंडिया के पास वो लेवरेज है कि हम कर सकते हैं। हो सकता है पास हो फेल हो, वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन रिकॉर्ड पे आ जाएगा हिस्ट्री के कि एक पीस लविंग नेशन जो बुद्ध और गांधी का देश है, उसने एफर्ट दी, और तकरीबन 1 करोड़ लोग विदेश में रहते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। आप तो जानते ही हैं कितनी बड़ी मात्रा में हमें वो रेमिटेंस भेजते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर। इंडियन डॉलर की जो वो है कंजर्वेशन, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है, और ये सब तकरीबन ऑलमोस्ट एम्प्लॉयड लोग हैं। अगर ये वापस आने लग गए
तो अनएम्प्लॉयमेंट जो भारत में है वो कहाँ पहुंचेगी और कितनी फैमिलीज को ये टच करेगी। एक एक आदमी एक एक फैमिली सपोर्ट कर रहा है वहां पे। पूरे इंडिया से, केरला पकड़ लीजिए, साउथ इंडिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह से बहुत हार्ड वर्किंग लोग वहां गए हुए हैं और उनके लाइवलीहुड पे स्टेक आ जाएगा अगर ये गल्फ में बढ़ा। और कहीं खबरें भी आई थी कि कतर और ओमान लाइवलीहुड कुछ पे असर बांग्लादेशी पड़ेगा, लेकिन जो पाकिस्तानी लोगों आपने को चीज आपने जो बात कही कौल साहब, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत की छवि ऐसी है कि एक पीस लविंग नेशन है और Exactly. हर देश के साथ अच्छे संबंध हैं, तो इसको क्यों नहीं भुनाया जा रहा है? नरेश कौशिक साहब, इसमें क्या कोई डर है कि ट्रंप के साथ बातचीत करने का कोई फायदा है नहीं, वो बहुत ही अनस्टेबल आदमी भी हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, या फिर भारत को ये सूट करता है कि तीनों से एक डिस्टेंस पे रहो? नरेश कौशिक सर। जी, दोनों ही बातें थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बावजूद भारत को आगे बढ़ के भूमिका निभानी चाहिए और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि भारत के रिश्ते नेतन्याहू की सरकार के साथ बहुत अच्छे हैं। मोदी जी और नेतन्याहू दोनों एक दूसरे को मित्र कहते हैं और ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की जो वार्ता, अभी पाकिस्तान में जो वार्ता जो विफल हुई है, उसकी वजह ये थी कि इजराइल ने इस युद्ध विराम का समर्थन बहुत ही आधे मन से किया था और लेबनान पर हमले जारी रखे थे। और उसकी वजह क्या थी कि नेतन्याहू को लगा कि उनको ट्रंप ने अलग थलग कर दिया है, वो आइसोलेट हो गए हैं, उनको साइडलाइन कर दिया है। लेकिन अगर भारत ये भूमिका निभा रहा होता तो वहां इजराइल का भी कोई प्रतिनिधिमंडल होता, तो वहां पर बात, इसकी संभावना, इसकी सफलता की थोड़ी सी ज्यादा होती। क्योंकि अभी क्या हुआ कि एक तरह से इजराइल ने सैबोटाज किया पाकिस्तान में जो हो रहा था उसको। हालांकि अमेरिका ने उसको दूसरी तरह से लिया है, कहा है कि नहीं, वो न्यूक्लियर इशू था इसलिए हम इसका ईरान का समर्थन नहीं कर पाए। लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट हम ईरान और अमेरिका की बात करते हैं लेकिन इजराइल को भूल जाते हैं। इजराइल को विश्वास में लिए बिना इस समस्या का हल नहीं होगा और उस दृष्टि से भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक बात में अनुज जी जो उठा रहे थे चीन और ताइवान के मामले में, मुझे नहीं लगता कि शी इस समय ताइवान पर किसी तरह की कोई सैनिक कार्यवाही करने के मूड में हैं। उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगले साल तक वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पहली बात तो उनको अपनी सेना पर अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं है कि वो तैयार है। इसके अलावा इसके जो आर्थिक परिणाम होंगे वो इतने दूरगामी होंगे, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान चीन का अपना होगा, क्योंकि जो जिस तरह की अस्थिरता उससे पैदा होगी उससे चीन की जो अर्थव्यवस्था है, जो इस समय बहुत अच्छी हालत में नहीं है, उसको बहुत नुकसान होगा। और यही एक वजह है कि चीन इस ईरान के संकट को भी बातचीत के जरिए ही हल करना चाहता है। लेकिन समस्या क्या है कि चीन में भी कहीं ना कहीं कोई जिसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी की समस्या है, जहां तक भारत का सवाल है। आज चीन ने कहा कि भारत को और चीन को मिलकर कोई भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन कल ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में जो नए नए नाम रखे तो भारत को नाराज कर दिया। यानी भारत के साथ अगर आप वाकई भारत के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं तो आप विश्वास तो ट्रस्ट बिल्डअप करना, विश्वास में लाना होगा और आपको एक भरोसा जितना अमेरिका पर, वही समस्या हमारे साथ भी है कि हम चीन पर विश्वास कैसे करें। बिल्कुल, ये एक विश्वास विकसित करना, ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये हर कॉर्नर पे है, इसको दूर करना होगा। लेकिन हम लोग यही चाहें कि ट्रंप के ऊपर किसी न किसी तरह से दबाव बने या फिर सभी पक्षों के ऊपर कि इस युद्ध को जितना जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध में जो लोग शामिल हैं वो, और उनसे ज़्यादा वो लोग जो इसमें शामिल नहीं हैं, वो लोग इस युद्ध से ज़्यादा परेशान हैं। आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे शो के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।